वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल डिसरप्शन मेथड इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और इसके अंदर हम जितने भी मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल मेथड हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको गेट और डीबीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल सॉल्विंग वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। ये हमारा चैनल मैप है और इसके थ्रू आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसे इस लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं। सिलेबस में आप देख सकते हैं ये इंक्लूडेड है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल डिसरप्शन। डीबीटी में इंक्लूडेड है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड सेल डिसरप्शन। इसमें सिर्फ हमें दो ही मेथड डिस्कस करने हैं, फर्स्ट सॉलिड शेयर एंड सेकंड इज लिक्विड शेयर मेथड। ये हमारा फ्लो चार्ट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का, और इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि प्रोडक्ट हमारा 3 लोकेशंस पे प्रेजेंट हो सकता है। फर्स्ट, हमारी सेल्स ही प्रोडक्ट हो सकती हैं। सेकंड, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, और हमारा प्रोडक्ट सेल के आउटसाइड प्रेजेंट हो सकता है। और तीनों ही केसेस में हमें सेल्स को रिमूव करना पड़ता है। तो सेल पहले हम रिमूव करेंगे, और इसके लिए जो मेथड है फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा प्रोडक्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको सेल से पहले हमें बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सेल को लाइज करना पड़ेगा, यानी कि सेल को डिसरप्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए हम यूज करेंगे सेल डिसरप्शन टेक्निक्स। और उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, लिक्विड मीडियम में हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, उसके बाद हम प्राइमरी आइसोलेशन एंड देन प्रोडक्ट एनरिचमेंट एंड देन फाइनल आइसोलेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको परफॉर्म करेंगे। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारा प्रोडक्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि वो इंट्रासेलुलर है, फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम्स हो सकते हैं या फिर कोई रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो हमने यहाँ पे सिंथेसाइज कराया है, ठीक है। तो उस केस में हमें सेल को डिसरप्ट करना पड़ेगा। सेल डिसरप्शन मेथड डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल है, ठीक है। प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, या फिर बैक्टीरियल सेल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेल डिपेंड करेगा। देन ये भी डिपेंड करेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, कहीं वो आपका हीट लेवल प्रोटीन तो नहीं है, ठीक है, यानी कि आपका हीट सेंसिटिव है। अगर ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो, कभी हमारा जो एंजाइम या प्रोटीन है वो हमारा डीनेचर हो जाए, तो इन सभी चीज़ों का हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने मेथड को सेलेक्ट करते हैं। तो हम अपने मेथड्स को मेजरली 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा मैकेनिकल मेथड्स और सेकेंड है हमारे नॉन मैकेनिकल मेथड। इन्हें आप फिजिको मैकेनिकल मेथड और केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स भी बोल सकते हैं। फिजिको मैकेनिकल मेथड या फिर मैकेनिकल मेथड के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिक्विड शेयर, सॉलिड शेयर, एजिटेशन विद अब्रेसिव, फ्रीज थ्रोइंग, अल्ट्रासोनिफिकेशन, हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन। और केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड में हम डिस्कस करेंगे डिटर्जेंट्स, ऑस्मोटिक शॉक, अल्कलाई ट्रीटमेंट, एंजाइम ट्रीटमेंट एंड सॉल्वेंट। तो ये सारे मेथड जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें गेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका कि इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितने भी नाम अभी हमने सेल डिसरप्शन टेक्निक के डिस्कस किए, चाहे वो हमारे मैकेनिकल टेक्निक्स हों चाहे वो हमारे नॉन मैकेनिकल टेक्निक्स हों, उन सब का एक ही एम है, वो है आपका सेल मेम्ब्रेन और ये जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करना, ठीक है। तो क्योंकि जब तक हम इस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को ब्रेक नहीं करेंगे तो जो भी हमारा प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो तब तक बाहर नहीं आ पाएगा जब तक हम इसे ब्रेक नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे तो ये जितना भी हमारा यहाँ पे इसका इंट्रासेलुलर लिक्विड है या फिर जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब कहाँ आ जाएंगे, बाहर लिक्विड मीडियम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी थिन सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर, और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन किसे, इसका सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट है वो आपका लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो आपको पता है लिपिड बाइलेयर में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक इसका हेड होता है और एक इसका टेल होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो हेड है वो आपका हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो आपका टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन का,
तो केमिकल और एंजाइमेटिक केमिकल मेथड में तो हम इसके नेचर, इसी नेचर को टारगेट करेंगे कि ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो नेचर है इसका। और एंजाइमेटिक मेथड में जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम टारगेट करेंगे। और जो मैकेनिकल मेथड्स हैं उसमें हम इसकी जो स्ट्रेंथ है लिपिड बाइलेयर की, उसको हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, मतलब उसके ऊपर हम वहाँ पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इतनी ज़्यादा शेयर फोर्स डेवलप कराएंगे कि ये जो कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी, और ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, बाइलेयर मेम्ब्रेन है, वो यहाँ पे टियर हो जाएगी। क्लियर। तो इसी तरीके से अलग अलग टेक्निक्स जो है, अलग अलग जो प्रॉपर्टी है इस मेम्ब्रेन की, उसको टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो नॉट ओनली सेल मेम्ब्रेन, हमने देखा है कि आपके जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस सेल वॉल को भी हमें यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, और यहाँ पे आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल यहाँ पे आपको शो की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, यहाँ पे एक मेजर कंपोनेंट होता है, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है, इसी वजह से इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आप कह सकते हैं कि इनकी जो सेल वॉल है उसकी वजह से ये इनको थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो इसीलिए हमें इनके ऊपर थोड़ा हार्श टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी दूसरी तरफ जो आपके ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, उसमें आपका यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ही थिन लेयर में प्रेजेंट होता है, तो इसको ब्रेक करना कंपैरेटिवली इजी है। इसके अलावा एनिमल सेल्स को तो वो आप बहुत ही इजीली जो है ब्रेक करा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो प्लांट सेल है, अगेन जो हमारे प्लांट सेल्स हैं, उनके पास भी क्या है, प्लांट सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है, अगेन यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट कर देगी इसको ब्रेक करने के लिए। तो इसके लिए भी हमें अगेन यहाँ पे थोड़े हार्श मेथड यूज करने पड़ेंगे, ताकि हम इस प्लांट की जो सेल वॉल है उसको यहाँ पे ब्रेक कर सके। फर्स्ट टेक्निक है लिक्विड शेयर हाई प्रेशर होमोजेनाइजर। हाई प्रेशर होमोजेनाइजर में हम सेल सस्पेंशन को पास कराते हैं थ्रू अ नैरो ओपनिंग। तो जैसे ही सेल्स इस नैरो ओपनिंग से पास होंगी, तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी ड्यू टू शियर फोर्स, और यहाँ पे जो है हमारा जो भी उसका इंटरसेलुलर कंपोनेंट्स है वो हमारे लिक्विड के अंदर आ जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज मेंशन है, द सेल सस्पेंशन इज सेंड इनटू द होमोजेनाइजर थ्रू अ स्मॉल homogenizing wall at a very high pressure 200 से 1000 atmospheric pressure, ठीक है। तो cell then pass through a narrow channel between the wall and the impact ring followed by a sudden pressure drop at the exit at narrow orifice। तो एक्चुअली यहाँ पे तो हम काफी ज्यादा हाई प्रेशर यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, बट जैसे ही सेल्स यहाँ से पास होंगी, तो यहाँ पे तो हमने कोई भी प्रेशर नहीं प्रोवाइड कराया, तो यहाँ पे प्रेशर लो होगा। तो ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होता है, कैविटेशन होता है, ठीक है। कैविटेशन अभी हम सोनिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको डिस्कस करेंगे। तो कैविटेशन में क्या होता है कि बच्चों आपके यहाँ पे स्मॉल वेपर बबल्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये जो बबल्स हैं ये अनस्टेबल होते हैं। तो जैसे ये बबल्स आपके ब्रेक होते हैं, तो उसकी वजह से काफी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो शॉक वेव्स हैं, तो जो भी नियर बाई सेल्स होगी, उस सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको यहाँ पे ये ब्रेक कर देते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो बबल्स हैं ये एक तरीके से बॉम्ब की तरह काम करते हैं। तो जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा, इसकी वजह से आपकी शॉक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और ये जो शॉक वेव्स हैं ये आपकी सेल्स को डिसरप्ट कर देगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो इसका जो मतलब क्या इसका मैकेनिज्म है जिसके थ्रू यहाँ पे सेल डिसरप्ट होती हैं, वो क्लियर नहीं है, बट ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो शेयर फोर्स डेवलप हो रही है, क्योंकि यहाँ से सेल बहुत ही नैरो चैनल के थ्रू पास हो रही है, तो काफी हाई शेयर फोर्स रहता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे डिसरप्ट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ये जो कैविटेशन है उसकी वजह से भी यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होती है। नाउ बिकॉज द डिजायर्ड डिग्री ऑफ सेल डिसरप्शन एंड प्रोडक्ट रिलीज जनरली इज नॉट अचीव ड्यूरिंग अ सिंगल पास थ्रू द होमोजेनाइजर, मल्टी पास आर रिक्वायर्ड। तो जरूरी नहीं है कि सिंगल पास में सारी सेल्स ब्रेक हो जाएं, ठीक है, डिसरप्ट हो जाएं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मल्टीपल पासेस की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम एक डिजायर्ड लेवल तक का जो मतलब सेल डिसरप्शन है उसको अचीव कर पाए। यहाँ पर ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फ्रेंच प्रेस, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी स्केल के लिए यूज किया जाता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एक सिलेंड्रिकल कॉलम है, इसी के अंदर आपका जो सेल सस्पेंशन है वो प्रेजेंट है। और जैसे जैसे ये मूव करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो पिस्टन की वजह से यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा, और इसके नीचे अंदर भी सेम इसी टाइप की एक असेंबली प्रेजेंट है, जिसमें एक नैरो ओपनिंग है जिसके थ्रू आपकी सेल्स पास होंगी और वो टीयर मतलब सेल डिसरप्ट हो जाएंगी। क्लियर। Now the extent of cell disruption in Gaussian homogenizer is related to
द ऑपरेटिंग कंडीशन बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको शो की गई है, जहाँ पर ये जो आपका आर मैक्स है ये आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि अवेलेबल है, ठीक है, जो कि हम चाहते हैं कि रिलीज हो जाए, बट इतना तो नहीं होगा, कम ही होगा, क्योंकि 100% तो कुछ नहीं होता है। देन द आर इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिलीज आफ्टर एन पासिस। तो ये जो आपका आर है ये आपका बता रहा है कि एन पासिस में कितना आपका ये जो प्रोटीन है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एन यहाँ पे हमारे क्या है, एन है हमारे नंबर ऑफ पासिस। के जो है हमारा यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट है जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पी हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर है, और यहाँ पर ये जो आपका अल्फा है इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेल टू डिसरप्शन, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा कि जो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, और उसी की वजह से यहाँ पे उनका जो रेजिस्टेंस है टू सेल डिसरप्शन वो डिफरेंट होगा। क्लियर। तो एनिमल सेल का सबसे कम होता है। और ये जो हमारा ग्राफ है इसमें आपको शो किया गया है कि कितना प्रोटीन रिलीज हुआ है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने कितना प्रेशर यूज किया है होमोजेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा है ये आपका 100 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना प्रेशर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये जो लाइन है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स हैं ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके कितने पासेस यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पासेस हैं, यहाँ पे 7 पास, और यहाँ पे आपके 10 पासेस। तो प्रेशर ज़्यादा नहीं है इसलिए सेल डिसरप्शन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जितना ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा कैविटेशन होगा, जितना ज़्यादा कैविटेशन होगा उतना ही ज़्यादा सेल का वहाँ पे डिसरप्शन होगा। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लो है इसी वजह से यहाँ पर क्या है आपका ज़्यादा प्रोटीन यहाँ पे रिलीज नहीं हो पा रहा है, यानी कि ज़्यादा सेल यहाँ पे डिसरप्ट नहीं हो पाई हैं। इसके जैसे ही आप देखेंगे कि हम अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमने यहाँ पे कितना प्रेशर यूज किया है, 200 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 200 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है हमारा, प्रेशर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 पासेज में, ये 4 पासेज में, ये अराउंड 7 पासेज, ये आपका 10 पासेज में। तो आप देख सकते हैं काफी जो है इम्प्रूव हुआ है जो हमारा प्रोटीन रिलीज है, ठीक है। देन और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज किया है 270 किलोग्राम फोर्स, तो और भी अच्छा सेल, मतलब आपका क्या है धीरे धीरे सेल जो है ज्यादा डिसरप्ट होने लगी हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या है ज्यादा प्रोटीन आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेम फॉर 2, 4 एंड 7 एंड 10 पासेस। देन ये आपका फिर 400 किलोग्राम फोर्स अगर आप यूज करते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं प्रेशर, तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने यूज किया 460 किलोग्राम फोर्स। तो इससे इतना ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इतना प्रेशर यहाँ पे अचीव कर लिया है जो कि सूटेबल है फॉर सेल डिसरप्शन। आई होप इट इज क्लियर। देन यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मेंशन की गई है लिक्विड शेयर की। तो इसे आप यूज कर सकते हैं इन लार्ज स्केल एंजाइम प्यूरिफिकेशन, और इसे आप प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड अदर प्रोडक्ट इन फूड इंडस्ट्री। ड्रॉबैक्स भी यहाँ पे आपको मेंशन है। तो यहाँ पे जो मेन ड्रॉबैक है वो आपका हीट जनरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये जो हमारा हाई प्रेशर डिफरेंस है जिसकी वजह से कैविटेशन हो रहा है, और कैविटेशन की वजह से यहाँ पे जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो वो जो हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है, कंसिडर करें कि अगर हमारा एंजाइम या फिर जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर वो हीट लेबाइल है तो वो वहाँ पे डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको डीनेचर होने से बचाने के लिए हम यहाँ पे कूलिंग की फैसिलिटी अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दें तो इस चीज़ को हम यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। इसके अलावा हम मल्टी पास मोड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी पास मोड अगर हम लो प्रेशर पे यूज करेंगे तो यहाँ पर इतनी हीट जनरेट नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि एक सिंगल पास में हमें सारी सेल को डिस्टर्ब कराना है, मल्टी पास मोड का यूज करके हम लो प्रेशर पर भी वर्क कर सकते हैं। देन यहाँ पे जब हमारी सेल्स ब्रेक होती हैं तो वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। वन सेल ब्रेक अकर, प्रोडक्ट आर रिलीज एंड एनकाउंटर एन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट ड्यू टू एयर दैट कैन कॉज प्रोटीन प्रोडक्ट रैपिड डीनेचरेशन हो सकता है यहाँ पे, और प्रोटीन का एग्रीगेशन भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है इसको हमें यहाँ से इससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे प्रोडक्ट का नेचर क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपने प्रोसेस को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ये ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है आपका प्रोटीन, देन यहाँ पे आपको क्या है उसको मिटिगेट करने के लिए आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल बीटा मरकैप्टोइथेनॉल,
चिलेटिंग एजेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईडीटी, ईडीटी क्या करेगा, जितने भी मेटल्स आयन वगैरह हैं उनको चिलेट कर देगा। तो जो एंजाइम्स हैं उनको आपको पता है कि आपको उन्हें मेटल आयंस की जरूरत होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस। तो उनको उनको अगर ये चिलेट कर देगा तो वो उन्हें नहीं मिल पाएंगे, तो उनकी जो एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके मेटल आयंस हैं ये आपके एक्सेलरेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, तो उसके लिए भी ईडीटीए क्या है, इनको चिलेट कर देगा। क्लियर है। देन नेक्स्ट इज सॉलिड शेयर हाई प्रेशर होमोजेनाइजर। अगर हमारा जो सेल कल्चर है यानी वो सॉलिड मीडियम की फॉर्म में प्रेजेंट है, सच एज फ्रोजन सेल पेस्ट और सेल अटैच्ड टू और विद इन अ सॉलिड मैट्रिक्स, तो उस केस में हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। और यहाँ पे दो प्रेस के नाम आपको यहाँ पे शो किए गए हैं, एक ह्यूज प्रेस और ये आपका एक्स प्रेस है। तो सेल डिसरप्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एम्बेडेड इन द आइस, ठीक है। तो यहाँ पे आइस के अंदर प्रेजेंट है। आइस से क्या है, आपको पता है कि जब आप किसी सेल को फ्रीज करते हैं तो फ्रीजिंग से क्या होता है, वो सेल्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट है, वो क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स ही क्या कर देते हैं, ये मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं। तो इससे क्या है, और भी ज्यादा अच्छा यहाँ पे सेल डिसरप्शन हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है। तो डिसरप्शन इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड शेयर थ्रू अ नैरो ओरिफिस एंड प्रेजेंस ऑफ आइस क्रिस्टल, जो मैंने आपको बता दिया है कि जो आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे वही आपकी मेम्ब्रेन्स को ब्रेक कर देते हैं। क्लियर। इसीलिए अगर आपको सेल को प्रिजर्व करना है तो हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं सेल का, तो वहां पे हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि उसके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो, तो उसको उस तरीके से हमें हम वहां पे फ्रीज करना होता है उसको। लेकिन हम जब हम उसको डिस्कस करेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन को, वहां पे डिस्कस करेंगे उस टेक्निक को। नेक्स्ट टेक्निक इज एजिटेशन विद अब्रेसिव। यहाँ पे हम यूज करते हैं हाई स्पीड बीड मिल्स। तो ये जो हमारी बीड्स हैं ये आपकी मैकेनिकली रेजिस्टेंस मटेरियल से बनी होती हैं, सच एज ग्लास, एल्यूमिना, टाइटेनियम कार्बाइड, जिरकोनियम ऑक्साइड और जिरकोनियम सिलिकेट। और ये काफी इफेक्टिव मेथड है अगर आपको एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंजाई को की जो सेल्स हैं उनको डिसरप्ट करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस टेक्निक के अंदर, बीट्स हम यूज करते हैं यहाँ पे 0.1 से 3 मिलीमीटर डायमीटर्स की, ठीक है। और ये इसका जो साइज है वो डिपेंड करेगा कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप क्या है। और यहाँ पे हमारा एक आप देख सकते हैं ये आपका रोटेटिंग इम्पेलर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और भी अच्छा यहाँ पे डायग्राम इन्होंने शो किया है। तो ये आपका एक इम्पेलर्स हैं, ठीक है, रोटर, और ये रोटेट करेंगे और यहाँ पे ये आपकी बीट्स हैं। तो जब ये रोटेट करेंगे तो आपका मिक्सिंग भी हो रही है और ये आपकी बीट्स भी हैं। और इसके साथ जब आप सेल्स को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 3 टाइप की फोर्सेस की वजह से जो है आपकी सेल डिसरप्ट होती है। पहला आपका शेयरिंग फोर्स। तो शेयरिंग फोर्स में आप देख सकते हैं ये जो 2 बबल्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये काफी इनके बीच में गैप कम है, तो जो भी सेल्स इनके बीच में होगी वो यहाँ पे शेयर फोर्स की वजह से यहाँ पे सेल डिसरप्ट होगी। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट फोर्स। तो अगर 2 बीड एक मतलब हेड टू हेड इनके बीच में कोलिजन हो रहा है तो जो भी सेल्स इनके बीच में आएंगी तो वहां पे इम्पैक्ट फोर्स की वजह से सेल डिसरप्शन होगा। और नेक्स्ट आपका हिटिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी सेल्स को ये जो आपको हिट करेंगी तो उसकी वजह से भी यहाँ पे सेल डिसरप्शन होगा। तो इन 3 फोर्सेस की वजह से जो कि बीट्स की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, उसकी वजह से हम यहाँ पे सेल डिसरप्शन अचीव करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी शो किया है। तो ये जो आपका होलो सिलेंडर है ये इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मिक्सिंग का। तो यहाँ पे इसी चीज को शो किया गया है। व्हेन रोटेटेड एट हाई स्पीड, हाई शेयरिंग फोर्स एंड इम्पैक्ट फोर्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ बीड्स ब्रेक सेल वॉल्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो काफी फाइन बीड्स होती हैं ये, 0.1 से 3 मिलीमीटर इनका डायमीटर है। और यहाँ पे जो इम्पेलर टिप स्पीड है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें यहाँ पे बेटर टेम्परेचर कंट्रोल, प्रिवेंटिंग रिलीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरोजोल। क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिसरप्शन है वो एक क्लोज चैम्बर के अंदर हो रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे आप अगर कूलिंग जैकेट का यूज करें तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आप काउंटर कर सकते हैं। तो आपको जो है इनकी एप्लीकेशन और इनके जो प्रिंसिपल है आपको उसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट टेक्निक इज अल्ट्रासोनिकेशन, और इसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है सोनिकेटर, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोनिकेटर में इस इंस्ट्रूमेंट में हम अपने वेरिएबल्स फीड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें इसे किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कराना है इस सोनिकेटर प्रोब को,
इसका क्या एम्पलीट्यूड होना चाहिए वाइब्रेशन का, यहाँ पर ऑन ऑफ साइकिल टाइम कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के लिए हम इसको वाइब्रेट कराएंगे, देन हम इसे 10 सेकंड के लिए ऑफ कर देंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम इसे कंटिन्यूसली वाइब्रेट कराएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हमारा प्रोटीन और एंजाइम आपका हीट लेबाइल है तो वो यहाँ पे डीनेचर हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसे साइकिल में रन कराते हैं, पहले 5 सेकंड ऑन 10 सेकंड ऑफ, 5 सेकंड ऑन 10 सेकंड ऑफ। फिर एक आपका रन टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट से 10 मिनट। तो ज़्यादा टाइम के लिए हम इसे रन नहीं करेंगे, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे टाइम मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ज़्यादा टाइम के लिए इसको हम रन नहीं करेंगे क्योंकि सेम रीज़न टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की। तो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ अराउंड 20 किलो हर्ट्ज एट द टिप ऑफ अल्ट्रासोनिकेशन प्रोब लीड्स टू कैविटेशन। तो हाई प्रेशर होमोजेनाइजर में भी हमने यही देखा था कि वहाँ पर जो है आपका कैविटेशन हो रहा था। वहाँ पे कैविटेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि जब हम सेल को एक नैरो पैसेज से पास कर रहे थे तो जिसकी वजह से क्या, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर था और यहाँ पे आपका लो प्रेशर था, तो उसकी वजह से वहाँ पे कैविटेशन हो रहा था। तो यहाँ पर कैविटेशन किस तरीके से डेवलप कराया गया है, बाई यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ अराउंड 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज का मतलब है कि 20,000 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20,000 साइकिल जो है ये आपका सोनिकेटर प्रोब कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोब है ये पहले आपका लेफ्ट मूव करेगा, फिर ये आपका राइट मूव करेगा, फिर अगेन ये वापस से अपने मेन पोजीशन पे आएगा। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, और इसी तरीके से ये फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए मूव करेगा। तो इस टाइप के 20,000 साइकिल ये कंप्लीट कर लेता है प्रोब एक सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो काफी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है। अब हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे जो ये लिक्विड है इसके अंदर साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी। और हमने ये भी पढ़ा था 11th-12th में कि जो साउंड वेव्स है इसमें दो टाइप के रीजन होते हैं, एक होता है आपका रेयरफेक्शन और एक होता है आपका कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन में पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और रेयरफेक्शन में ये दूर दूर चले जाते हैं। तो क्योंकि जहाँ पे पार्टिकल्स पास होंगे तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका प्रेशर डिफरेंस जो रीजन है, ठीक है, वो यहाँ पे आपके जनरेट हो गए हैं। क्लियर? तो इसी की वजह से यहाँ पे भी कैविटेशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैविटेशन, ये जो बबल फॉर्म हो रहे हैं इसका मेन रीजन क्या है। तो हमने पढ़ा था कि जो वाटर होता है वो आपका, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बट ये 100 डिग्री सेल्सियस कब होता है बच्चों, जब हमारा प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हमने फेज डायग्राम में डिस्कस किया था कि अगर आपका टेम्परेचर आप या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये तो बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, लिक्विड मीडियम से, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होना चाहते हैं, बट ये बाहर इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आउटसाइड जो प्रेशर है वो कितना है, 1 atm है, जो कि कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो उनको बाहर नहीं आने देता। तो जब तक इनकी जो एनर्जी है वो इतनी ना हो जाए कि इनका वेपर प्रेशर भी 1 atm के इक्वल हो जाए, तब तक ये पार्टिकल्स बाहर नहीं आ पाएंगे। तो जो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपका है तो उस केस में वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, उसके बाद ही उसकी एनर्जी इतनी हो पाती है, यानी कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो इतना हो जाता है, मतलब वो उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल हो जाता है। अब ये बाहर आ सकते हैं क्योंकि दोनों बैलेंस हो गए हैं। क्लियर? तो या तो उसके इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तभी आपके वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बट अगर मैं इस प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, यानी कि इस 1 atm प्रेशर को यहाँ पे डिक्रीज कर दूं, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो अब इन्हें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे हमें जो आपका इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप हुआ है वो इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया है कि यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अब वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के। तो यहाँ पे जो है आपके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो अब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो क्या है, एक बबल फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि अभी भी वो किसमें है, एक लिक्विड मीडियम के अंदर है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये बबल फॉर्मेशन होता है। नाउ रेयरफेक्शन के बाद क्या आता है, कंप्रेशन आता है। तो कंप्रेशन रीजन में क्या होगा, ये जो बबल है वो आपका कंप्रेस होगा क्योंकि यहाँ पे आपका हाई प्रेशर रीजन है, ठीक है। तो हाई प्रेशर रीजन में जो बबल है वो श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि आउटसाइड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देन नेक्स्ट फिर से आपका क्या आ जाएगा, रेयरफेक्शन रीजन आ जाएगा जहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से वो ये बबल आपका नॉर्मल साइज में आ जाएगा, मतलब जो उसका पहले साइज था, बट इसके साथ साथ और भी ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। देन अगेन
फिर से आपका कंप्रेशन, तो वो फिर से ये इसको श्रिंक करेगा, प्रेशर हाई प्रेशर, देन फिर से रेयरफेक्शन आएगा तो फिर से इसका साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे तो इस तरीके से इसका साइज इंक्रीज होता रहता है। बट एक साइज के बाद जाकर के ये बबल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर ये आपका यहाँ पे इम्प्लोजन होगा। इम्प्लोजन होगा बच्चों, यहाँ पे एक होता है एक्सप्लोजन और उसका अपोजिट होता है इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब जो कोई चीज बाहर की तरफ मतलब ब्लास्ट करे, ठीक है, एक्सप्लोड करे, और इम्प्लोजन मतलब वो अंदर की तरफ कोलैप्स कर गया है, ठीक है। तो ये क्या है, अब जब आपका हाई मतलब कंप्रेशन रीजन आएगा तो ये कोलैप्स कर जाएगा। तो जब नेक्स्ट कंप्रेशन रीजन आएगा तो ये क्या है, आपका बबल इम्प्लोजन हो जाएगा इसका, यानी कि ये अपने अंदर कोलैप्स होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से फिर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जैसे ही आपका ब्रेक होगा तो होता क्या है इससे, इसकी एक वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सोनिक हीटर का फंक्शन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बट एक चीज जो उन्होंने वहाँ पे वीडियो में नहीं बताई मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही ये बबल यहाँ पे इसमें इम्प्लोजन होता है तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो आपके जो वेपर्स हैं वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्योंकि अगर किसी गैस को आपको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि गैस क्या है, हाई एनर्जी स्टेट है और लिक्विड जो है वो लो एनर्जी स्टेट है, तभी तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना पड़ा वाटर को, तो उसका जो है टेम्परेचर ज्यादा है वेपर्स का, वाटर के वेपर्स का, ठीक है। तो ये जो वेपर्स है जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो इन्हें ये एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर वो सेवरल थाउजेंड केल्विन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर काफी 1000 केल्विन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। शॉक वेव्स जो है वो आपके वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो शॉक वेव्स हैं यही क्या करेंगी, जो भी आपकी नियर बाई सेल्स हैं उनके जो सेल मेम्ब्रेन है या जो सेल्स हैं उनको डिसरप्ट कर देगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि कैविटेशन किस तरीके से वर्क करता है, और अब आप इसे बाकी लोगों को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इवन जो बहुत सारे टीचर्स हैं उनको भी इसके बारे में नहीं पता होगा कि आखिर ये कैविटेशन कैसे वर्क करता है। तो लेकिन अगर कोई टीचर आपको ये कैविटेशन का ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहा है, दैट मीन्स उसके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है। वीडियो जो मैंने आपको शेयर किया उसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं इमेज सर्च कर रहा था कैविटेशन के लिए, बट वो वीडियो वहाँ पे मुझे मिल गई और वो काफ़ी अच्छी वीडियो है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से कैविटेशन को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने जेट स्ट्रीम भी शो की है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है कैविटेशन में, बट उन्होंने बस एक ही पॉइंट वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर क्यों इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। Then rods are broken more readily than cocci and gram negative cells more easily than gram positive। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव सेल्स के ऊपर क्या है, उनकी जो सेल वाल है वो थोड़ी थिक होती है, क्योंकि उनकी वहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो काफी थिक है, ठीक है। तो इसलिए वो ये इतना जल्दी जो है वो ब्रेक नहीं होंगी सेल्स। दिस मेथड इज नॉट इफेक्टिव फॉर मोल्ड्स, तो मोल्ड्स पे ये वर्क नहीं करता है। ड्रॉबैक क्या है इसका, जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन लिक्विड कॉजेज रैपिड चेंज इन टेम्परेचर एंड मे कॉज थर्मल डिनेचुरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हीट लेवल है तो वहां पे उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। पावर रिक्वायरमेंट हाई है यहाँ पे, लार्ज हीटिंग इफेक्ट्स और कूलिंग की भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। देन प्रोब्स हैव शॉर्ट वर्किंग लाइफ एंड ओनली इफेक्टिव ओवर अ शॉर्ट रेंज। Next technique is freezing and thawing. Freezing and thawing of microbial cell paste will inevitably cause ice crystals to form and their expansion followed by thawing will lead to some subsequent disruption of cell। तो जैसे कि हमने सॉलिड शेयर में देखा था वहां पे भी हमने फ्रोजन सेल पेस्ट यूज किया था। तो फ्रीज करने से क्या होता है, सेल आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं और ये जो आइस क्रिस्टल है वो आपके सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्लो है, लिमिटेड रिलीज ऑफ सेलुलर मटेरियल एंड हैज नॉट ऑफन यूज टेक्निक ऑन इट्स ओन। तो इसे हम कॉम्बिनेशन में जनरली इसको यूज करते हैं बाकी टेक्निक्स के साथ। नेक्स्ट इज हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन। कैविटेशन सिमिलर टू दैट जनरेटेड बाय अल्ट्रासोनिकेशन प्रोब कैन आल्सो जनरेटेड बाय फ्लूइड फ्लो। तो ये आपका कैविटेशन कहीं पर भी जनरेट हो जाएगा जहां पर भी आपके जो हाई प्रेशर डिफरेंस जहां पे चेंज आए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है वो हाई प्रेशर चेंज कैसे लेकर के आ रहे हैं, ये फ्लूइड फ्लो की हेल्प से लेकर के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पाइप है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम नैरो चैनल प्रोवाइड कर दें, ठीक है, ये आपका नैरो, तो यहाँ पे आपका ये लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर हाई है, और जैसे ये यहाँ पे फ्लो करेगा लिक्विड तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे इस रीजन में प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ पर आपका कैविटेशन
की वजह से बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्लूइड फ्लो की वजह से नैरो चैनल से जो हम हाई स्पीड से फ्लूइड को फ्लो कराएंगे उसकी वजह से यहाँ पे कैविटेशन होगा। क्लियर? सो व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू एन ओरिफिस एन इंक्रीज इन वेलोसिटी इज अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन प्रेशर, तो जैसे मैंने भी आपको बताया when the pressure falls to the vapor pressure of the fluid cavitation occur resulting in cell damage and cell disruption. I hope it is clear। तो अब आपको कैविटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी देखिए कि ये जो आपका प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप क्यों हुआ है वेलोसिटी इंक्रीज होने से। ऐसा इसलिए होता है कि आप जहाँ पर ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर पार्टिकल ज्यादा टाइम के लिए स्टे करते हैं वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर कौन लगाएगा? पार्टिकल्स लगाएंगे। लेकिन अगर पार्टिकल्स किसी जगह पे कम है, ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं कि जहां पर पार्टिकल्स बहुत ही कम टाइम के लिए स्टे करते हैं वहां पर आपका लो प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर लगाने के लिए पार्टिकल्स ही नहीं रहते। क्लियर है? द नेक्स्ट इज अल्कली ट्रीटमेंट। ये मैंने बाय मिस्टेक मैकेनिकल मेथड में डाल दिया है, बट मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा। ये आपका केमिकल मेथड में आएगा। दिस इज हार्श बट इफेक्टिव केमिकल ट्रीटमेंट टू लाइज द सेल। तो अल्कली में क्या है, यहाँ पे हमने बेस का यूज किया है, ठीक है, और आपने देखा है कि ये जो लिपिड है, ठीक है, लिपिड में भी क्या है आपका एक आपका हाइड्रोफिलिक होता है डोमेन, एक हाइड्रोफोबिक डोमेन होता है। तो जैसे हम अल्कली ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लिपिड स्पोनिफिकेशन की वजह से यहाँ पे डिसरप्ट हो जाएगा लिपिड पैकेजिंग, ठीक है, एंड अफेक्ट द सेल वॉल इंटीग्रिटी। क्लियर? Alkali treatment might be used for hydrolysis of microbial cell wall material provided that desired product will tolerate pH of इतना। तो आप इसे तभी यूज करें जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस pH को टॉलरेट कर पाए। क्लियर है? देन इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है बच्चों कि यहाँ पे जो केमिकल की कॉस्ट है और उसके बाद जो इसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में इस केमिकल को हमें यहाँ से रिमूव भी करना पड़ेगा, तो वो जो कॉस्ट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम आ गए हैं केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड पे, और इसमें जो एक केमिकल मेथड है दैट इज अल्कली ट्रीटमेंट, वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। और इसमें नेक्स्ट केमिकल मेथड है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कैसे वर्क करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्लास 10 से ही आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपकी लिपिड्स हैं, लिपिड के पास भी क्या है, एक पोलर हेड होता है और इनके पास एक पोलर नॉन पोलर टेल होती है। ये जो आपका पोलर हेड है ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, यानी कि इसे वाटर के कांटेक्ट में आने में कोई इश्यू नहीं है इसको। बट ये जो नॉन पोलर टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में और ये वाटर के कांटेक्ट को अवॉइड करती है। ठीक है, तो अगर ये वाटर के अंदर है लिपिड्स तो ये कोशिश करेंगे कि इनका जो पोलर हेड है वो आउटसाइड रहे और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनसाइड रहे। तो अगर ये सिंगल लेयर है तो इसे हम मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं, और ये अगर आपका डबल लेयर है तो आप इसे लिपिड बाइलेयर स्फीयर भी बोल सकते हैं। और ये आपको पता ही है ये आपकी लिपिड बाइलेयर शीट है। ठीक है, तो ये जो लिपिड बाइलेयर शीट है ये तो आपकी बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर प्रेजेंट होगी। तो और आपको ये भी पता है कि जो डिटर्जेंट है इनका भी जो मतलब केमिकल स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप का होता है। इनके पास भी एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल होती है। तो ये जो नॉन पोलर टेल है वो जाकर के इंटरेक्ट करेगी ये जो आपकी नॉन पोलर रीजन है लिपिड का। ठीक है, और उसके कांटेक्ट में आने से, क्योंकि बहुत सारे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो ये क्या है आपकी लिपिड लेयर यहाँ से थोड़ी ब्रेक होने लगेगी। ठीक है, और ये ब्रेक होकर के क्या फॉर्म कर लेगी, ये मिसिल फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेगी, और ये मिसिल आपको पता है कि ये जो है वॉश अवे हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। द इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट ऑन सेल वॉल इंक्रीजेज लिनियरली विद कंसंट्रेशन, यानी कि आप जितना ज्यादा डिटर्जेंट यूज करेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे इसका इफेक्ट होगा सेल वॉल के ऊपर। द डिटर्जेंट कंसंट्रेशन विच कॉजेज अब्रप्ट चेंज इन लिपिड सॉल्युबिलिटी फॉर्म्स मिसिल इज नॉन एज क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन। तो इसे हमें यूज करना पड़ेगा ताकि हम सेल मेम्ब्रेन को वहां पे डिसॉल्व करा सकें। द कंपाउंड्स विच कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस इंक्लूड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, इसमें आपका सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, सी टैब, ट्रिटॉन X100। तो ये आपके कुछ डिटर्जेंट हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। इसमें आपका ये है अनायनिक डिटर्जेंट। अनायनिक डिटर्जेंट में आपका ये आ जाएगा SDS। SDS आपने काफी जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोटीन्स के साथ भी यूज करते हैं। SDS पेज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो डिसऑर्गेनाइजेस द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो आपके कैटायनिक डिटर्जेंट है ये क्या है आपके लाइपोपॉलीसैकेराइड और जो आपके फॉस्फोलिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक्ट करेंगे। और फिर आपका ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट जिसमें आपका ट्रिटॉन X है, ये क्या है पार्शियल सोल्युबलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है, द डिटर्जेंट में कॉज सम प्रोटीन डीनेचुरेशन। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं स्टेबलाइज कर देते हैं ना, तो
जो प्रोटीन के अंदर भी क्या है, एक हाइड्रोफोबिक कोर होती है और एक हाइड्रोफिलिक सरफेस होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक कोर जो है वो बाहर आ जाएगी, यानी कि प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। मे नीड टू बी रिमूव बिफोर फर्दर प्यूरिफिकेशन स्टेजेस कैन बी अंडरटेकन। तो ये डिटर्जेंट भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो ये भी हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक शॉक। ऑस्मोटिक शॉक में हम क्या करते हैं कि ये जो आपकी सेल्स हैं इन्हें हम 3 टाइप्स के सॉल्यूशन में रखते हैं। एक है आपका हाइपरटोनिक, एक है आपका आइसोटोनिक और एक होता है आपका हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम सेल्स को रखते हैं हाई साल्ट सॉल्यूशन के अंदर। तो क्योंकि बाहर की तरफ साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर क्या है, वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस आपने पढ़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, आउटसाइड द सेल, ताकि क्या कर सके, जो साल्ट की कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस कर सकें। तो वाटर जो है बाहर आ जाएगा सेल से, और इसकी वजह से क्या है, ये जो सेल्स हैं वो श्रिंक कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे श्रिंक हो गई हैं। देन नेक्स्ट है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो उतना ही होता है जितना आपका सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसलिए ना ही वाटर अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करता है, ना ही बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करता है, मतलब यहाँ पे कोई नेट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कितना % सॉल्ट सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। देन नेक्स्ट आता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये मैंने आपको पहले बताया है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम सेल्स को लो साल्ट कंसंट्रेशन वाले मीडियम में हम इसको रखते हैं। तो लो साल्ट कंसंट्रेशन मीडियम में रखने से क्या है, क्योंकि बाहर की तरफ साल्ट कम है और अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर का फ्लो किधर होता है, आपका आउटसाइड से इनसाइड, और ये फ्लो आपका इंक्रीज होता चला जाएगा अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, आउटसाइड। तो इसको बैलेंस करने तक ये क्या है, वाटर अंदर फ्लो करेगा, जिसकी वजह से क्या है, एक टाइम के बाद ये जो सेल्स हैं वो आप यहाँ पे इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी। यही चीज आपको यहाँ पे शो की गई है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और ये आपकी रेड ब्लड सेल्स है। तो उसको बाद में सेंट्रीफ्यूज कर दिया इन्होंने, बट पहले सॉल्यूशन के अंदर ही थी सेंट्रीफ्यूज करने से पहले। तो यहाँ पे क्या है, ये लाइस नहीं हुई, यानी कि ये आपकी रप्चर नहीं हुई, ठीक है। बट जैसे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है कि यहाँ पे सेल जो है वो आपकी ब्लास्ट हो गई है ऑस्मोटिक शॉक की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज होने पे यहाँ पे आपको पैलेट नहीं मिल रही है, बट यहाँ पे आपको पैलेट मिल रही है, ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर? Most of the mammalian cell have plasma membrane with active transporter to maintain osmotic balance. Maintaining an osmotic balance is an active process, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। Prolonged exposure to cell with hypotonic liquid such as water causes osmotic imbalance, ultimately causes lysis of the cell. Osmotic caused by sudden change in salt concentration will cause a disruption of a number of cell type. This process due to inflow of water, cell swell and ultimately burst to release the product, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में रखा है उसको 1 मोलर साल्ट सॉल्यूशन के अंदर, फिर क्या क्या है, रैपिड एक्सपोजर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेज वाटर टू क्विकली एंटर, तो उसको फिर क्या क्या है, उसको फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ले आए, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है इसके, ऑस्मोटिक शॉक इज ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन एक्सेप्ट वेयर सेल वॉल इज वीकेंड और एब्सेंट। तो क्योंकि ये तो एनिमल सेल है, इसके ऊपर तो सेल वॉल होती नहीं है, तो इन्हें मतलब ये इजिली रप्चर यहाँ पे हो जाएंगी ऑस्मोटिक शॉक की वजह से। बट जहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं उन सेल्स को यहाँ पे ऑस्मोटिक शॉक दे करके उन्हें ब्लास्ट कराना इजी नहीं है, क्योंकि सेल वॉल काफी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑन अ लार्ज स्केल लिमिटेड बाय कॉस्ट ऑफ केमिकल्स, इंक्रीज वाटर यूज एंड पॉसिबल प्रोडक्ट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसे हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखना है, ठीक है, तो ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट है आपका एंजाइम ट्रीटमेंट, ये आपका बायोलॉजिकल मेथड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक एंजाइम का यूज करते हैं, तो ये आपका स्पेसिफिक है, जेंटल है एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, बट ये कॉस्टली मेथड भी है, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिफाइड एंजाइम का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, आपने नाम सुना ही है, एग व्हाइट के अंदर आपको मिल जाता है। ये कहाँ पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है आपका पॉलीसेकेराइड चेन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन कॉजिंग सेल लाइसिस। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा मैं लाइसोजाइम का एक्शन, ठीक है। देयर आर 3 अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम, जैसे ग्लाइकोसाइडेजेज है और ये आपका एंडोपेप्टिडेज वगैरह। तो इन सबको हम यूज करते हैं ताकि हम सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर सके, ठीक है, और सेल वॉल को ब्रेक कर सके। तो ई सेल का अगर आप यूज करते हैं, मतलब ई सेल का अगर आप यहाँ पे एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट से यहाँ पे उसको
डिसरप्ट करना चाहते हैं सेल्स को, तो उसके लिए हम क्या एंजाइम यूज करते हैं, उसके लिए हम ग्लूकोनेज यूज करते हैं, प्रोटीएज यूज करते हैं, मैनेज यूज करते हैं और उसके साथ साथ चिटिनेज यूज करते हैं। तो ये स्पेसिफिक है क्योंकि इस सेल के अंदर चिटिन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमें चिटिनेज यूज करना पड़ता है। प्लांट सेल सेलुलोज से बनी होती है, इसलिए यहाँ पे सेलुलेज यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे सेलुलोज लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे सेलुलेज एंजाइम आएगा, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। इन मोस्ट ऑफ द एंजाइम मीडिएटेड सेल लाइसिस मेथड रप्चर ऑफ सेल वॉल डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एक्सटर्नल मीडियम। तो देखिए ये जो एंजाइम हमने यूज किया है ना, ये तो सिर्फ क्या करेंगे, आपके मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, बट जब तक यहाँ पे ऑस्मोटिक शॉक हम यहाँ पे नहीं देंगे तब तक सेल ब्लास्ट नहीं करेगी। ठीक है, तब तक वो रप्चर नहीं होगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक शॉक भी देना पड़ता है। बट अगर आप ऑस्मोटिक शॉक नहीं देना चाहते हैं तो इसके अलावा पहले आप एंजाइम डाइजेशन कर लीजिए और उसके बाद आप जेंटल एजिटेशन के थ्रू यहाँ पे, जैसे एनिमल सेल ब्रेक हो जाती हैं वैसे यहाँ पे आप इनको भी ब्रेक करा सकते हैं। तो सेल वॉल को काउंटर करने के लिए हमें यहाँ पे एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है और इसीलिए यहाँ पे जो है डिफरेंट एंजाइम बेस्ड ऑन जो केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल वॉल की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंजाइम से ट्रीट कराते हैं। ड्रॉबैक क्या है, तो यहाँ पे तो कॉस्ट ही होगा, रिलेटिवली एक्सपेंसिव, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में कॉम्प्लिकेट फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सेल वॉल यहाँ पे मैंने शो किया है। तो ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकल लेयर आप देख सकते हैं काफी थिक लेयर है। ठीक है, तो इसे पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन है और ये चीज यहाँ पे इन्होंने शो किया है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, सेल मेम्ब्रेन। ये आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनके पास सेल मेम्ब्रेन है, बहुत ही थिन पेप्टिडोग्लाइकल लेयर है और एक इनके आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये इनकी सेल वॉल इतनी थिक स्ट्रॉन्ग नहीं होती है एज लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी शो की गई है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये आपकी पेप्टिडोग्लाइकन है। आपको पता है ये जो आपका पेप्टिडोग्लाइकल लेयर है ये किससे बनी होती है, नैम एंड नैग। तो नैग हमारा एनएसिटाइल ग्लूकोजामाइन है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और ये है हमारा एनएसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो और ये क्या है, एक दूसरे से β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू यहाँ पे बॉन्डेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ये फर्स्ट कार्बन, ये आपका फोर्थ कार्बन, और तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 1,4। और क्योंकि ये बीटा बीटा मतलब इस शेप में है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ CH, और ये ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे CH। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका फोर्थ कार्बन है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं β14 ग्लाइकोसिडिक। अल्फा में क्या होता है, अल्फा में इस टाइप का आप देखेंगे C, यहाँ पे H, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये CH। ठीक है, तो यहाँ पे इस शेप में अगर ये होता है यानी कि बॉन्ड इससे इस शेप में होता तो ये अल्फा होता है, α14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट ये यहाँ पे इस शेप में है तो इसे हम बोलते हैं β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी तरीके से 1,6 का मतलब है 1 और 6 कार्बन के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये लाइजोजाइम यहाँ यहीं पे एक्ट करता है, इसको हाइड्रोलाइज कर देता है और यहाँ पे आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया हाइड्रोलिसिस की वजह से। क्लियर है, तो यहाँ पे लाइजोजाइम एक्ट करेगा और इस पेप्टिडोग्लाइकन को यहाँ पे ब्रेक कर देगा, और इस पेप्टिडोग्लाइकन के ब्रेक होने से ये जो आपका सेल वॉल है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको लाइजोजाइम कैसे एक्ट करता है ये आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका वैसा ही है जैसे हमने अल्कली ट्रीटमेंट में देखा था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉजिंग द रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, सॉल्वेंट यूज इंक्लूड अल्कोहल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, मिथाइल लिथाइल कीटोन एंड टोल्यूइन। अब यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, इनकी टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, एबिलिटी टू कॉज प्रोटीन डीनेचुरेशन, तो इन्हें हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट है परमेबलाइजेशन। परमेबलाइजेशन में हम क्या है, कंप्लीटली रिमूव नहीं कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल रिमूव कराते हैं। द पार्शियल सेल वॉल डिसरप्शन और परमेबलाइजेशन इज अचीव्ड बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज टोल्यूइन। तो यहाँ पे क्या होता है, एट लो कंसेंट्रेशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट परमेबलाइज द सेल वॉल विदाउट डिसरप्टिंग सेलुलर इंटीग्रिटी। This process allowed to use cell as reaction vessel to catalyze the reaction and get desired product। तो आई होप ये परमेबलाइजेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो यहाँ पे सोल्यूबलाइजेशन हो जाएगा, कम अमाउंट में यूज करेंगे तो परमेबलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये थी वो हमारी टेक्निक जिन्हें हम यूज करते हैं फॉर सेल डिसरप्शन। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि जब तक मुझे एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल जाता तो इसके लिए मुझे 3 बुक्स से रेफरेंस लेना पड़ा है, PM डोरान से, कारगी से एंड प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत हेल्प NPTEL से भी लेना पड़ा, तब जाकर के ये एक वीडियो बना है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।